नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज आंकड़ों का दिन है, शुक्रवार, और थोड़ी हम लोग बात ये कर लें कि मोदी जी का भाषण हो गया, राहुल गांधी का भाषण हो गया। राहुल गांधी अपना भाषण देने के बाद कभी राजमिस्त्रियों से जाके बात कर रहे हैं, तो कभी राहुल गांधी आज चले गए हैं हाथरस, जो एक बड़ा हादसा हुआ है उन लोगों के घर से मिलने। मोदी जी ओलंपिक जो टीम है और जो क्रिकेट टीम है जो कहीं जीत के आई हुआ है, उनको बता रहे हैं कि कैसे क्रिकेट ऐसे गेंद फेंकिए, ऐसे बैटिंग करिए, ऐसे भाला फेंकिए, ऐसे दौड़िए, कैसे कैसे करना चाहिए स्पर्धा में। खैर, अब एक बड़ा प्रश्न यह है लोगों का बार बार है कि सरकार कैसे चलेगी, कितना होगा। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ कि सरकार का भविष्य दिसंबर 2024 ख़त्म होते होते, जब 4 राज्यों के चुनाव, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र है, उस चुनाव के बाद शायद ज़्यादा सर्टेन हो जाएगा कि अब सरकार कितने दिन चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन तो सितंबर 2022 में हो जाना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे पहले हो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार। वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वहाँ बीजेपी की कोई भी गुंजाइश है। बीजेपी ने जो भी कहा कि हमने कश्मीर को इतना अच्छा कर दिया, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा कर रहे हैं चुनाव के समय से पता लग जाएगा। क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें कश्मीर में, जम्मू में तो लड़ा है, कश्मीर में किसी कैंडिडेट को लड़ाने की भी हिम्मत नहीं थी। लद्दाख में जहाँ पिछली बार बीजेपी का लोकसभा प्रतिनिधि था, वहाँ बीजेपी का लोकसभा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया, पुअर थर्ड। अब इसके बाद जो इलेक्शन आएंगे 2024 में, क्योंकि अब राहुल गांधी तो ऑलरेडी एक वो कर ही चुके हैं, जिसको कहते हैं ना, खम ठोक चुके हैं कि अब भाई गुजरात में मैं आपको हराऊंगा। लेकिन गुजरात थोड़ा दूर है, गुजरात 2022 में हुआ था इलेक्शन, तो 2027 में है, तो 24, 25, 26, तो मेरे हिसाब से 24 के 3 इलेक्शन अक्टूबर में हो जाना चाहिए, महाराष्ट्र और हरियाणा को। झारखंड दिसंबर में होगा। अब आज की तारीख में झारखंड और, अच्छा, उसका एक जो फ़र्क है वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ। आज की तारीख में हरियाणा और महाराष्ट्र, ये दोनों एनडीए की सरकारें हैं, तो एक तरह से एनडीए इन दोनों जगह डिफेंड करने के लिए इलेक्शन लड़ेगी। मैं अब थोड़ी सी बात आपसे हरियाणा और महाराष्ट्र की कर लूँ, बहुत बेसिक आज फिगर्स की बात कर रहा हूँ। जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें ये माना जाता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ हरदम इन सारी स्टेट में जो बहुत फेवरेबल एनडीए या बीजेपी को वोट करती हैं, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि मोदी जी को वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो जो, और ये है भी फैक्ट। 2019, अच्छा होता क्या है, 2024 का इलेक्शन हुआ 4 महीने बाद विधानसभा, उसी तरह से 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को 58.21%, 58% वोट बीजेपी को मिले थे लोकसभा चुनाव में, और 10 की 10 सीटें मिली थी। लेकिन जब 4 महीने बाद चुनाव हुआ विधानसभा का, तो बीजेपी 58.21 से घट के आ गई थी 26.49 पे। मोटे तौर पे करीब 22% वोट कम हुआ था बीजेपी का, और 90 के विधानसभा में 40 सीटें आई थी, उसके अपनी मेजॉरिटी नहीं आई थी। फिर बाद में पिछले दरवाजे से दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। अब दुष्यंत चौटाला उनके साथ नहीं है, मतलब उस पोस्ट पोल अलायंस हुआ था और अब फिर नहीं है। इस बार जो बीजेपी 58.21% पाई थी, 10 सीटें मिली थी, इस 2024 के इलेक्शन में उसको 46.3%, 46.3% सीटें मिली हैं, और उसके 10 में से 5 कैंडिडेट ही जीत पाए हैं। अब इसके सामने जरा बात कर ली जाए कि इंडिया गठबंधन, वहाँ पे मूल रूप से कांग्रेस लड़ती है। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी गई थी, कुरुक्षेत्र वाली, और वहाँ से नवीन जिंदल जी जो थे वो जीत के आ गए हैं। वहाँ अभय चौटाला तीसरे नंबर पे थे, नवीन जिंदल जैसे तैसे करके 30,000 या 35,000 वोट से जीते हैं। आम आदमी पार्टी वो सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस 9 में से 5, या इंडिया गठबंधन 10 में से 5 सीटें जीती है। अब जरा वोट परसेंटेज समझ लीजिए, जहां
बीजेपी या एनडीए का लिए 58.21, अब 46.3 इस इलेक्शन में, मतलब लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 13% कम। वहीं पे कांग्रेस जो है और अब इंडिया गठबंधन, कांग्रेस को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 28.51% वोट मिले थे। इस बार उनको 47.8% इंडिया गठबंधन को वोट मिले, मोटे तौर पे करीब करीब 20% ज़्यादा, 19.5%, 20% ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले भी कहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस कोई भयंकर गलती ना करे या बिल्कुल ही तुल जाए कांग्रेस के बकौल अशोक वानखेड़े की, जो कांग्रेस में जो बीजेपी के स्लीपर सेल हैं वो बिल्कुल एक्टिव होकर कांग्रेस को हराने में ना जुट जाएं, कांग्रेस को ये इलेक्शन हारना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ हारना बहुत मुश्किल है। जीतने आप तो उसके लिए, मतलब अगर सब कुछ ठीक करते रहें तो बिल्कुल आराम से जीतेंगे, लेकिन हारने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें इनके फेवर में है। बीजेपी, मोदी का वो जादू चल नहीं रहा है। इस इलेक्शन में भी लोकसभा में इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज वो एनडीए से आगे रहे हैं या बीजेपी से आगे रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ सीट 5-5 सीट आई हैं, मतलब तो सब कुछ इनके फेवर में है। और ये हरदम माना जाता है कि लोकसभा के मुकाबले विधानसभा में मोदी मैच कम चलता है तो उनके वोट परसेंटेज तो कम हो गए ही। पिछली बार 40 से कितने कम होके आते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ 2019 में ये सारी स्टेट, ये तीनों स्टेट जो जिनकी आज हम लोग बात करेंगे, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, यहाँ सब जगह 50% से ऊपर एनडीए को वोट मिले थे। महाराष्ट्र में एनडीए को पिछली बार शिवसेना के साथ लड़ी थी 2019 का इलेक्शन, 51.34%, 51.34% वोट मिले थे, 41 सीटें जीती थी आउट ऑफ 48। और उसी के सामने जो उस समय का यूपीए था, जो कांग्रेस और एनसीपी मिलके बनाते थे, उनको महज 5 सीटें मिली थी और उनको वोट मिले थे 32%, करीब करीब 19% वोट कम। अब इस बार क्या हुआ, हरियाणा में जैसे वोट परसेंटेज में इंडिया गठबंधन आगे है लोकसभा में, सीटें 5-5 बराबर। महाराष्ट्र में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई इस बार। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली हैं 43.55% और इंडिया गठबंधन को मिले हैं 43.71%। और सीटों का फर्क ये हो गया है कि एनडीए को मिली हैं 17, इंडिया गठबंधन को मिली हैं 30, करीब करीब दुगनी सीटें। परसेंटेज में कुछ पॉइंट का फर्क। एक तो मैंने ये बता दिया, मोदी जादू चला गया है, क्योंकि पिछली बार भी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 51.34% और विधानसभा आते आते वो 42.16 हो गया था। करीब करीब 9% की गिरावट देखी गई थी। और दूसरी तरफ 42.07 जो इंडिया गठबंधन का था, यूपीए का था, वो उतने ही पे 32.58% पे रहा था पिछले इलेक्शन में। तो इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत एफर्ट करना होगा, क्योंकि 17 सीट पे एनडीए जीत पाई है, 30 सीट पे उद्धव ठाकरे जीतते हैं। सांगली की सीट को अभी मैं इनके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, हालांकि वो फॉर्मली आके कांग्रेस के साथ मिल गए हैं, लेकिन फिर भी तो मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र भी अगर मतलब अथक प्रयास करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और राहुल गांधी को महाराष्ट्र हारने के लिए। जीतने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जीतना तो अगर जो कुछ ऐसा गड़बड़ ना करें तो जीत तो उनके घर बैठ के मिल रही है। महाराष्ट्र में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अब जब तीसरी स्टेट में आ रहे हैं वो है झारखंड, जो इस साल लड़ना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र जीत लेते हैं तो मोमेंटम आपके साथ रहेगा, एक जनरल लोगों का जो गुडविल है वो आपके साथ रहेगी, और तब झारखंड में इंटरेस्टिंग रिजल्ट होंगे। इस बार का भी मैं थोड़ा एक रिजल्ट आपको इसलिए बताऊं कि वो फिर समझना आसान होगा। 2019 का इलेक्शन हुआ था तो एनडीए को बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन या उसके साथ मिलकर लड़ती है एजेएसयू। पिछली बार बीजेपी को 56% वोट मिले थे, 12 सीटें 14 में से। इस बार बीजेपी को 56 की जगह
नहीं 47.22% वोट मिले हैं। सीटें मिली हैं 9, 12 से घट के 9 पे आ गए हैं। वोट परसेंटेज भी घटा है करीब 9%। इसके सामने जो इंडिया गठबंधन जो पहले यूपीए था उसको मिले थे 31.6%। 2019 में 2 सीटें मिली थी मात्र। इस बार उसके वोट परसेंटेज बढ़ के हो गया है 38.97%, 5 सीटें मिली हैं। अब इसमें जब आप इसको क्लोजली देखेंगे तो कुछ चीज़ें और समझ में आएंगी। कांग्रेस पार्टी को ने 7 जगह चुनाव लड़ा, उसको 2 सीटें, वो 2 जगह जीती। और हेमंत सोरेन की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने 5 जगह चुनाव लड़ा और 3 जगह जीती। मतलब उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। एक तो ये मैंने बताया। दूसरा, वहां पे इन तीनों जगह पे झारखंड में सरकार इंडिया गठबंधन की है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन को जिस तरह से 5 महीना अंदर रखा गया और उसके बाद कोर्ट के इस आदेश के कि आपके पास कुछ भी नहीं है इनके केस के लिए, इनको हरास करने के लिए आपने किया है, उसकी भी एक एडवांटेज मिलेगी कि एक ट्राइबल को जो कि आपके सामने झुकने को तैयार नहीं था, आपने केवल अपनी अकड़ में उसको जेल में रखा था। तो एक मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल एडवांटेज झारखंड में रहेगी। झारखंड में इस समय झारखंड की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में झारखंड में सरकार है। और एक चीज़ समझ लीजिए, झारखंड में हरदम क्या होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा ज़्यादा लड़ता है, लेकिन जब लोकसभा आती है तो वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा लड़ती है। ये कई बार के एक्सपेरिमेंट पे हुआ है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार 41 सीटें लड़ा था 2019 के विधानसभा में और 30 जगह जीता था। मोटे तौर पे 66-67% का स्ट्राइक रेट था। उसके सामने कांग्रेस जो थी वो 31 सीट पे लड़ी थी, 31, और जीती थी 16, स्लाइटली मोर देन 50, मतलब 52-53%। तो कांग्रेस का प्रदर्शन उस समय बहुत अच्छा नहीं रहा था। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। चंपई सोरेन साहब ने इस्तीफा देके अब हेमंत सोरेन साहब ने शपथ ले ली, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए हैं। और मेरे हिसाब से जैसे मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा और महाराष्ट्र में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इंडिया वाले इस पे उतारू हो जाए कि उनको हमें हारना ही हारना है। झारखंड में इतना आसान नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन साहब का एक अपना करिश्मा है, एक अपनी सिंपैथी है, लेकिन उसके अलावा भी ग्राउंड पे अभी संगठन पे बहुत काम करना है, क्योंकि संगठन पे काम करने में बीजेपी बेहतर रहती है। और ख़ास करके ट्राइबल एरिया में तो बीजेपी ने वहाँ पे इस दृष्टि से कि मुझे क्या करना है और हिंदू की रक्षा करनी क्या नहीं करनी है, किसको बुरा कहना है किसको भला कहना है, वहाँ पे उसकी प्रेजेंस है। तो अब झारखंड हो गया, ये दिसंबर तक हो जाना है। अब मेरा अपना मानना यह है कि अगर इन तीनों जगहों पे इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो ये तय मानिए कि 2025 पूरा ख़त्म होने से पहले, दिसंबर 2025 से पहले मोदी सरकार जी इस फॉर्म में नहीं रहेंगे। मोदी रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मोदी जी उस पद से ज़रूर हट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लोग अब पूछने लगे हैं। तब क्वेश्चन और ज़्यादा पूछे जाएंगे कि आपके फेस पे जो आप कहते हैं ना, मेरा चेहरे पे लोग वोट देते हैं और एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी, ये सारी चीज़ें केवल और केवल आपका जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये क्लियर हो जाएगा। अब ये सोचना कि ये घर बैठे होगा नहीं, इतना आसान है, लेकिन वहाँ से काउंटडाउन शुरू होगा। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड बीजेपी जीत जाती है तो ये जो एडवांटेज इस समय इंडिया गठबंधन का दिख रहा है, मोमेंटम उसके पक्ष में दिख रहा है, लग रहा है कि उन लोग आ गए, उस पर भी फर्क पड़ेगा। वो उसकी पकड़ उस तरह की जैसी है, उस पर ज़रूर कमज़ोरी आएगी। तो बीजेपी के लिए भी ये डू और डाई है, इंडिया गठबंधन के लिए तो डू और डाई है ही, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क ये है कि इंडिया गठबंधन की राह आसान है, बीजेपी की राह इस समय तो बहुत ही कठिन दिख रही है। अब उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद बाढ़ है इलेक्शंस की, मतलब 2019 से पहले बड़ा है एक। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत से कांग्रेस के लोग
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कहीं बात करिए तो उन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम लोग बहुत अच्छा करना है, हम लोग को अलग लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से कांग्रेस अगर इस गलतफहमी को एक दिन भी इस सपने को देखने के चक्कर में है कि 2027 का इलेक्शन वो अपने आप लड़ेगी, तो वो भी आत्महत्या जैसा होगा। और अपनी कांग्रेस पार्टी की आत्महत्या और इंडिया गठबंधन की हत्या, क्योंकि इस समय जो चीज़ें सेट हैं उत्तर प्रदेश में वो दो चीज़ें हैं, अखिलेश यादव का नेतृत्व और राहुल का वो करश्माई चीज़ें और राहुल की लोकप्रियता, राहुल की गारंटी और राहुल के ऊपर लोगों का विश्वास। एक किसी को भी हटा दीजिएगा तो दूसरे का नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी ये नैरेटिव चलाता है कि अलग से लड़ना चाहिए कांग्रेस को, वो मूल रूप से इंडिया गठबंधन के फेवर में बात नहीं कर रहा है। दुश्मन तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको बहुत इंडिया गठबंधन के बारे में उसकी जो भी समझ है वो अच्छी नहीं है। वो इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया गठबंधन कि वो अलग अलग हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।